Hello everyone and welcome back to Solve Sphere. So today I am going to solve O-Level Physics 5054 October November 2024 paper 1 variant 1. So let's begin with our paper. Question 1. A crane lifts a heavy load at a steady rate. Which unit is suitable for the output power of the crane's motor? That's a very simple question. We all know that the SI unit for power is basically watts and the symbol for watt is a capital W. In all of these options, K is representing kilowatts or kilonewtons or kilonewtons per second. So don't get confused by that. Just look for the powers SI unit and its symbol. So the correct answer is option B. Now, question 2. Which statement about mass is correct? Mass is a scalar and its unit is the kilogram. That's perfect. Mass is a scalar quantity as it has only magnitude and no direction, and the SI unit of mass is kilograms. Mass is a scalar and its unit is the Newton. No, that's wrong. Mass is a vector. That's wrong. And mass is a vector. That's again wrong. So the correct answer is option A. Now, question 3. The bob of a single simple pendulum is pulled horizontally by a force that is equal to the weight of the bob. Which diagram shows the angle between the pendulum thread and the vertical? Now, the first thing is that in order to solve this question, we have two methods. अब मैं आप लोग को दोनों मेथड्स करके दिखाऊंगा और जो आप लोग को सूटेबल लगे या जो आसान लगे उसे आप फॉलो कर लें. सो सबसे पहला मेथड यहाँ पे ये है कि मुझे पता है कि मेरे पास जो दोनों फोर्सेस हैं, वन इज़ द वर्टिकल फोर्स दैट इज़ वेट, और जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है इट्स मैग्नीट्यूड इज ऑल्सो इक्वल्स टू द वेट. सो यू कैन अज्यूम दिस एज एन आइसोसलीस ट्राइंगल. व्हाट डू आई मीन बाय दैट? फॉर एग्जाम्पल, अज्यूम कि आपके पास एक 90 डिग्री ट्राइंगल है. दिस इज़ 90 और ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, विच मीन्स कि ये एक आइसोसलीस ट्राइंगल है. अब अगर मुझे कोई एक एंगल यहाँ पे निकालना है तो मैं उसके लिए इसको अज्यूम कर लूँगा x, और क्योंकि ये आइसोसलीस ट्राइंगल है तो मेरे पास जो दूसरा एंगल है ये भी हो जाएगा x. अब मैं x की वैल्यू कैसे निकालूंगा? दैट इज़ x प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180. आई होप मेरे पास यहाँ पे सारे मैथ स्टूडेंट्स हैं. दे नो दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज. सो दिस बिकम्स 2x प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180. 90 को मैं जब लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाऊँगा तो ये पॉजिटिव साइन चेंज हो जाएगा टू नेगेटिव. सो दिस बिकम्स 2x इज इक्वल्स टू 90. उसके बाद 2x इज इक्वल्स टू 90, 2 डिवाइड हो जाएगा, इट गोज ऑन द राइट हैंड साइड, सो x बिकम्स 45 डिग्रीज. तो इस तरीके से बहुत आसानी से मेरे पास ये एंगल आ गया दैट इज़ 45 डिग्रीज. सो आई नो दैट द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन सी. अब सेकंड मेथड यहाँ पे क्या है? सेकंड मेथड ये है कि मैं यहाँ पे रिजल्टेंट जो मेरे पास फोर्स निकलेगी पहले मैं वो देख लूँ कि मेरे पास रिजल्टेंट फोर्स किस डायरेक्शन में है. उसके लिए मैं पैरेललोग्राम मेथड यूज़ करूँगा. तो मैंने डब्ल्यू फोर्स बनाई यहाँ पे और डब्ल्यू फोर्स बनाई यहाँ पे. अब मेरे पास रिजल्टेंट फोर्स मुझे पता है इसी डायरेक्शन में निकलेगी. सो दिस इज़ द रिजल्टेंट फोर्स. और अगर आप इसको हर उस ट्राइंगल में बनाएं, हर ऑप्शन में ट्राई करें तो आपके पास इसी तरह रिजल्टेंट फोर्स बनेगी. अब मुझे निकालना है ये वाला एंगल. इसके लिए अब मैं देख सकता हूँ कि मेरी रिजल्टेंट फोर्स ने मेरे इस 90 डिग्री एंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. दैट इज़ ये 45 डिग्रीज बन गया और ये भी 45 डिग्रीज बन गया. तो इस तरीके से भी मेरे पास ये वाला एंगल 45 डिग्रीज आ सकता है. इसी तरह अगर आप इसको यहाँ पे ट्राई आउट करते तो अगेन ये एक 90 डिग्री ट्राइंगल है तो ये 45 में ब्रेक हो जाता, जबकि इधर हमारे पास 60 लिखा हुआ है. तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. ज़्यादा सिंपल मेथड है कि आप इसको आइसोसलीस ट्राइंगल बना के उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, या फिर रिजल्टेंट फोर्स वाला मेथड भी आप यूज़ कर सकते हैं. दैट्स टोटली अप टू यू. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question 4. A student takes 20 minutes to walk from x to y at a speed of 3 kilometers per hour. She turns 90 degrees at y and walks at a speed of 4 kilometers per hour for 15 minutes to reach z. What is her average speed from x to z? Now, average speed calculate करने के लिए we have to use the formula of average speed, that is basically average speed is equals to total distance traveled divided by the total time taken. टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड यहाँ पे द टोटल डिस्टेंस इज द डिस्टेंस दैट
the student took to travel from x to z and the total time. टोटल टाइम तो हम सिंपल एडिशन से कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज़ 20 + 15, सो दैट आर 35 मिनट्स. बट टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें x to y का डिस्टेंस चाहिए होगा, उसके बाद हमें y to z का चाहिए होगा, उसके बाद हम दोनों को ऐड करेंगे, फिर हमारे पास टोटल डिस्टेंस आएगा. सो फॉर दैट पर्पज़ अब मैं कैलकुलेट करूँगा द डिस्टेंस दैट द स्टूडेंट टुक टू ट्रैवल फ्रॉम x to y. सो दिस इज़ बेसिकली डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम. स्पीड मेरे पास यहाँ पे किलोमीटर्स पर आवर में, सो दैट इज़ 3 मल्टीप्लाई बाय टाइम. टाइम मेरे पास है मिनट्स में, इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू आवर्स. तो इन ऑर्डर टू कन्वर्ट फ्रॉम मिनट्स टू आवर्स मैं इसको करूँगा डिवाइड बाय 60. ओके, सो दिस बिकम्स 21 से 20 एंड 3 are 60. 3 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू 1. सो मेरे पास जो डिस्टेंस आ रहा है टू ट्रैवल फ्रॉम x to y इज़ बेसिकली 1 किलोमीटर्स, and this distance is the distance from x to y. Okay, अब मैं कैलकुलेट करूँगा the distance taken to travel from y to z. Now distance is equals to speed into time. स्पीड मेरे पास है 4 किलोमीटर्स पर आवर मल्टीप्लाइड बाय टाइम. टाइम इज़ 15 एंड अगेन डिवाइडेड बाय 60 क्योंकि मुझे इसको आवर्स में कन्वर्ट करना है. सो दिस इज़ 15/60. 15 1s are 15, 4s are 60 and 4/4 is equals to 1. So the distance again comes out to be 1 kilometers. अब मेरे पास दोनों डिस्टेंस आ गए. The first one is from x to y and the second one is from y to z. दोनों को मैं ऐड करूँगा एंड डिवाइड कर दूंगा बाय टोटल टाइम टेकन. So this is average speed is equals to total distance, which is 1 + 1 divided by the total time, which is 35, 20 + 15. But this 35 has to be divided by 60. So the total time is equals to 35 divided by 60. And when I put this in the calculator, so the value comes out to be 0.5833. 1 + 1 divided by 0.5833. तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आ रहा है दैट इज़ 2 डिवाइडेड बाय 0.5833, दैट इज़ 3.43 kilometers per hour. 3.43 kilometers per hour. So let's check this with our options. Option A 2.4 kilometers per hour, option B 3.4. So the correct answer here is option B. Now let's move on to the next question. Question 5. A car is at rest by a red traffic light. When the light changes to green, the car starts moving. The graph represents the motion of the car. The car has a constant acceleration. Which quantity is plotted on the x-axis and which quantity is plotted on the y-axis? अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि द कार हैज़ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, विच मीन्स कि ये एक स्पीड टाइम ग्राफ नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इफ़ वी हैड स्पीड ऑन द वाई एक्सिस एंड टाइम ऑन द एक्स एक्सिस, तो हमारे पास हमें पता है कि स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट हमें बेसिकली बताता है एक्सेलरेशन. और अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इसका मतलब दिस शुड बी अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट एंड इंक्रीजिंग ग्रेडियंट. ईदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, दैट्स नॉट अ कंसर्न, बट इट शुड हैव हैड अ कांस्टेंट ग्रेडियंट, विच मीन्स कि एक स्पीड टाइम ग्राफ नहीं हो सकता. सो आई वुड एलिमिनेट बोथ द ऑप्शंस, स्पीड टाइम एंड स्पीड टाइम. नाउ आई एम लेफ्ट विद द डिस्टेंस टाइम ग्राफ. अब मुझे पता है कि मेरे पास अगर एक्स एक्सिस पे यहाँ पे टाइम हो और वाई एक्सिस पे अगर मेरे पास डिस्टेंस हो, ओके, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. इसका मतलब ये है कि स्पीड मेरी इंक्रीज हो रही है एट अ कांस्टेंट रेट. स्पीड कांस्टेंट नहीं है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट मुझे बताता है स्पीड. और अगर यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट होती तो मेरे ग्राफ डिस्टेंस टाइम का एक स्ट्रेट लाइन होता, जस्ट लाइक द स्पीड टाइम ग्राफ 1. लेकिन मेरे पास स्पीड इंक्रीजिंग है बिकॉज देयर इज़ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, विच मीन्स द स्पीड इज़ इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट. सो दिस इज़ बेसिकली अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ. स्पीड इंक्रीज होते हुए दिखा रही है. और अब इस ग्राफ को देखते हुए मैं एक्सेलरेशन का नहीं बता सकता, बट आई नो दैट द एक्सेलरेशन इज़ कांस्टेंट. Okay, so the correct answer is option. We have x-axis time on the x-axis and y-axis we have distance. So the correct answer is option C. Now let's move on to the next question. Question 6. An object falls without air resistance.
Its position at equal time intervals is shown by sequence of dots. Which sequence of dots is correct? Now the most important thing here to remember is कि the object is falling without air resistance. इस बात का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब ये जो मेरा ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है नीचे आते वक्त, अब ऑब्जेक्ट की स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए मेरे पास अब कोई फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर रही। बिकॉज पहले तो जब ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर से फेंकता था तो मेरे पास एयर रेजिस्टेंस की फोर्स एग्जिस्ट करती थी, वो मेरे ऑब्जेक्ट की स्पीड को स्लो डाउन कर देती थी। लेकिन अब मेरे पास एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसका मतलब अब मेरी स्पीड स्लो डाउन नहीं होगी। माई स्पीड वुड कंटिन्यूसली इंक्रीज एवरी सेकेंड। किस रेट से इंक्रीज़ करेगी वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। लेकिन अब मेरी ऑब्जेक्ट की स्पीड स्लो डाउन नहीं हो सकती। इसका मतलब अब एक बार मेरा ऑब्जेक्ट गिरना शुरू हो गया तो उसकी स्पीड अब कंटिन्यूसली इंक्रीज़ करेगी। लेकिन अब हमें पता है कि हमारे पास जो क्योंकि देखें ऑब्जेक्ट फॉल हमारा क्यों कर रहा है फ्री फॉल में, बिकॉज ग्रेविटी इज़ पुलिंग इट डाउन। और हमें पता है कि एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल की जो वैल्यू होती है दैट इज़ 9.81 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू ग्रेविटी की कांस्टेंट है। इसका मतलब ये है कि हर सेकंड, ईच सेकंड मेरी जो बॉल की स्पीड है वो इंक्रीज़ होगी बाय 9.81 मीटर्स पर सेकंड। हर सेकंड मेरे बॉल की स्पीड इस वैल्यू से इंक्रीज़ करती रहेगी, बिकॉज अब ओनली फोर्स जो कि उसको नीचे पुल करी है दैट इज़ ग्रेविटी। तो शुरू में स्पीड स्लो एंड देन कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग 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 टिल इट फॉल्स टू द ग्राउंड। ओके, दैट्स द पॉइंट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अगर यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस एक्ट कर रही होती तो मेरे पास क्या होता, तो मेरे पास बॉल की स्पीड शुरू में ज़्यादा होती, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होती और फिर उसके बाद कांस्टेंट हो जाती, बिकॉज एयर रेजिस्टेंस और वेट मेरे पास बराबर हो जाते। लेकिन यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस का फैक्टर नहीं है, तो ना मेरी स्पीड कांस्टेंट हो सकती है और ना मेरी स्पीड स्लो डाउन हो सकती है। ओके, अब हम सारे ऑप्शंस को देखते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है। तो ऑप्शन ए में हमारे पास ऑब्जेक्ट की स्पीड शुरू में बहुत ज़्यादा है। अब देखें ये तो एक बिल्कुल कॉमन सेंस है कि अगर आप ऊपर से किसी चीज़ को फेंकें तो शुरू में ऑब्वियसली उसकी स्पीड स्लो होगी। ओके, एकदम से इतना जंप नहीं आ सकता स्पीड में, और आगे जाके स्पीड स्लो डाउन हो रही है, और अभी मैंने बताया आगे जाके स्पीड स्लो डाउन नहीं हो सकती। सो ऑप्शन ए इज़ इनकरेक्ट। नाउ ऑप्शन बी में हमारे पास शुरू में स्पीड कम है, फिर ज़्यादा हो गई, फिर कम है, फिर ज़्यादा हो गई। इसका मतलब एक अनइवन स्पीड है, जो कि ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज यहाँ पे स्पीड कंटिन्यूसली इंक्रीज़ करनी चाहिए। सो ऑप्शन बी इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट। ऑप्शन सी में मेरे पास थ्रू आउट द टाइम स्पीड कांस्टेंट है, मतलब ऐसा कोई मोमेंट नहीं है जहाँ पे स्पीड कम या ज़्यादा हो, स्पीड कांस्टेंट है ऑल द टाइम, एंड दिस कैन नॉट हैपन बिकॉज एयर रेजिस्टेंस इज नॉट एक्टिंग नाउ। द बॉल स्पीड हैज़ टू इंक्रीज एवरी सेकेंड। सो ऑप्शन सी इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट। वेयर एज ऑप्शन डी में मेरे पास देखिए शुरू में स्पीड स्लो डाउन है, उसके बाद मेरी स्पीड में इतना जंप आया, उसके बाद फिर मेरी स्पीड में इतना जंप आया, एंड देन माई स्पीड इवेंचुअली कम्स टू इंक्रीज एवरी सेकेंड। मेरे पास जो दोनों बॉल्स के बीच में डिस्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब स्पीड मेरी इंक्रीज कर रही है। सो ऑप्शन डी इज़ माई करेक्ट आंसर। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 7. Some gas trapped in a container is compressed at a constant temperature by a piston. Which property of the gas does not change? अब जब आप इसको कंप्रेस करेंगे इसका वॉल्यूम हो रहा है कम, इसका मतलब प्रेशर होगा इंक्रीज, सो दैट कैन नॉट बी प्रेशर। और जब प्रेशर हमारे पास इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल कोलिजन विल ऑल्सो इंक्रीज, सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। लेकिन यहाँ पे मेरे पास एक प्रॉपर्टी है दैट वुड नॉट डिक्रीज और इंक्रीज एट ऑल, एंड दैट वुड नॉट चेंज, that is mass. So option B is our correct answer. And why not option B? Option D, sorry. Why not option D? So the formula for density is basically mass over volume. Mass तो मेरे पास यहाँ पे constant है, so I would have no effect on the mass. But volume यहाँ पे हो रहा है decrease. तो जब volume decrease होगा तो मेरे पास density eventually increase होगी, because density is inversely proportional to volume. So this is how the density would also change, and hence option D is also incorrect. The correct answer is option B. Now, question 8. A car has a weight of 8,000 newtons. What is the mass of the car? That's very simple. W is equals to mg. W is equals to 8,000. And we want to find out m. We know the value of g, that is 9.81. Do not use 10. 10 वैल्यू अब आप इसलिए नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि अब सिलेबस अपडेट हो चुका है, एंड द एग्जामिनर आस्क्स यू टू कैलकुलेट टेक द वैल्यू ऑफ g as 9.81. So 8,000 divided by 9.81, that is equals to
815 m is equals to 815.5 kilograms. अब मैं यहाँ पे हो गया स्टक, क्योंकि मेरे पास 810 है और 820 है, तो अब मैं इस 815.5 को किस में राउंड ऑफ करूँ. सो इफ़ आई राउंड दिस ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो इस 0.5 की वजह से मेरे पास m आ जाएगा 816 kgs. उसके बाद अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूँ टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो क्योंकि मेरे पास 1 के बाद जो वैल्यू है दैट इज़ ग्रेटर देन 5, सो द वैल्यू ऑफ m वुड बिकम 820 kgs, which is 820 kilograms. So the correct answer is option B. Now let's move on to the next question. Question 9. A lorry is traveling along a straight horizontal road. The constant driving force on the lorry is 80 kilonewtons and the total resistive force is 20 kilonewtons. Which law describes the motion of the lorry and gives the resultant force acting on it? So basically, this is our lorry and it has a constant driving force which is in the forward direction, because the driving force is always in the forward direction, that is 80 kilonewtons, and the total resistive force that is opposing the motion is 20 kilonewtons. So now my net force is equals to 80 kilonewtons minus 20, and that is basically 60 kilonewtons. We can call this the net force, or the second name it has is resultant force. This comes out to be 60 kilonewtons. Okay, और अब मेरे पास ये 60 kilonewtons कहाँ पे एक्ट कर रही है. सो बेसिकली 80 minus 20 is 60, और मेरे पास ये वैल्यू आई है पॉजिटिव एंड इट इज़ एक्टिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. ओके, क्योंकि मेरे पास ड्राइविंग फोर्स, यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स जो है दैट इज़ ग्रेटर देन द रेजिस्टिव फोर्स, which means the motion of my car is in the positive direction or is in the direction of the driving force. So basically this car is accelerating. अगर यहाँ पे resistive force ज़्यादा होती than the driving force, so this car would have been decelerating. So the correct answer is option A. The motion of lorry is acceleration and the resultant force is 60 kilonewtons. Correct answer is option A. Now next question. Question 10. As a cyclist uses the brakes on a bicycle, energy is transferred from the kinetic store to the thermal store. What causes the transfer of energy? अब जब यहाँ पे साइकिलिस्ट ब्रेक्स को यूज़ करेगा, सो बेसिकली होगा क्या? When the brakes are applied on the wheels, so the wheels would just rub against the ground and then eventually stop. इस रबिंग की वजह से मेरे पास एक फोर्स प्रोड्यूस होगी, मेरे पास एनर्जी प्रोड्यूस होगी, दैट इज़ थर्मल एनर्जी. लेकिन ये थर्मल एनर्जी यहाँ कहाँ से रही है? सो बेसिकली व्हेन माय टायर्स रब अगेंस्ट द सरफेस, तो यहाँ पे एक फोर्स प्रोड्यूस होती है दैट इज़ फ्रिक्शन. इस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से मेरे पास जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज़ द थर्मल एनर्जी. एंड एज द टायर्स रब, फ्रिक्शन गेट्स larger and causes the release of thermal energy, and hence the bicycle comes to stop. So what causes the transfer of energy? That is option A, friction. Other than that, nothing has to do anything with the cause of the transfer of energy. So that's very simple. Now the next question. Question 11. The extension of a spring is measured as the load stretching. As the load stretching, it is increased. The graph shows the results. Which point is the spring's limit of proportionality? अब लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हमें पता है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज़ बेसिकली द पॉइंट जिसके बाद हमारे पास एक्सटेंशन और लोड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहते. ईदर द ग्राफ कर्व्स टुवर्ड द एक्सटेंशन एक्सिस और द लोड एक्सिस. तो मेरे पास यहाँ पे पॉइंट ए तक एक स्ट्रेट लाइन है, देन पॉइंट बी तक भी मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है, कॉन्स्टेंट ग्रेडियंट है, विच मीन्स कि एक्सटेंशन और लोड जो है वो अभी भी मेरे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. बट आफ्टर पॉइंट बी आई कैन सी दैट द ग्राफ कर्व्स. So the graph is no more directly proportional and extension and load are not directly proportional to each other. So the correct answer here is option B. Okay, a very simple question again. Now let's move on to the next question. Question 12. A satellite orbits the Earth. What is the direction of the force on the satellite causing this circular motion? So let us just draw a sample of this. This is basically the Earth. Okay, and this is the orbit of the satellite. Assume that the satellite is here at this point and it is orbiting the Earth in a circular direction.
यहाँ पे मेरे पास जो प्रिंसिपल यूज होगा दैट इज बेसिकली ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स, and we know where is the centripetal force acting, that is basically acting towards the center of the earth. अब ये सैटेलाइट जहाँ पे भी हो, whether the satellite is here or here or here, हमेशा इस पे जो फोर्स लग रही होगी that is towards the center of the earth, और यही फोर्स इस सैटेलाइट को कॉज करेगी to move all the time in the orbit in a circular motion. Okay, so what is the direction of the force on the satellite causing the circular motion? Option A, away from the center of the earth. No, that's not correct. In the direction of the motion of the satellite. No, that's again incorrect. In the opposite direction to the motion of the satellite. Incorrect. Towards the center of the earth. This is basically the centripetal force that is causing the satellite to move in an orbit. Okay, so the correct answer is option D. Now let's move on to the next question. Question 13. A uniform beam is pivoted at its center and balanced by three weights as shown. What is the distance x? So this is again a very simple question. हमें यहाँ पे use करना है the principle of momentum. Okay, that the sum of all the anti-clockwise moments is equal to the sum of all the clockwise moments. अब मुझे यहाँ पे identify करना है कि which moment is anti-clockwise and which one is clockwise. तो this is my pivot and this force is causing my uniform beam to move in this direction which is clockwise, and the other two weights on the left hand side ये दोनों कह रहे हैं कि मेरा जो यूनिफॉर्म बीम है दैट शुड मूव इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ओके, इन दिस डायरेक्शन अगेन इन दिस डायरेक्शन. तो मेरे पास इन दोनों फोर्सेस इन दोनों मोमेंट्स को मैं ऐड करूँगा एंड इक्वल रख दूंगा इसके, तो मेरे पास एक्स आ जाएगा. दैट्स ईजी. बट यहाँ पे कैच है, दैट इज़ कि मेरे पास जो फर्स्ट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है दैट इज़ सिंपल 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, क्योंकि हमें पता है आई शुड टेक द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द पिवट. सो दिस इज़ 5 एंड द फोर्स इज़ 3. सो दिस बिकम्स 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस सेकेंड फोर्स है मेरे पास 2 न्यूटन्स, बट ये मेरे पास मल्टीप्लाई होगी विद माई डिस्टेंस, और यहाँ पे मेरा जो डिस्टेंस है दैट इज़ x प्लस 5, क्योंकि मैं यहाँ पे कंसिडर करूँगा अपने टोटल डिस्टेंस को, दैट इज़ दिस वन फ्रॉम द सेंटर टू द पिवट, और इसमें मेरे पास टोटल 2 डिस्टेंसेस आ रहे हैं दैट इज़ x एंड दैट इज़ 5. सो बेसिकली द डिस्टेंस दैट आई वुड टेक हियर इज़ 5 प्लस x और x प्लस 5, दैट्स अप टू यू. x प्लस 5 ये मेरे पास टोटल डिस्टेंस होगा. ज़्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पे ये मिस्टेक करेंगे दैट दे वुड टेक ओनली x और उसकी वजह से उनका आंसर गलत आ जाएगा. So this is one thing that you should take care of. And clockwise moments is 30 multiplied by 2. बाकी क्वेश्चन पूरा सिंपल है. 3 5s are 15 plus 2 into x plus 5. So this is 2x plus 5 2s are 10 is equals to 13 to 2, that is 60. So this becomes 15 plus 10 plus 2x is equals to 60. 15 plus 10 is equals to 25. So 2x is equals to 60 minus 25. Now I will continue the rest of the working here. So 60 minus 25 is basically equals to 35. So this is 2x is equals to 35. X is equals to 35 divided by 2, which is basically equals to 17.5 centimeters. मेरे पास x की वैल्यू आ गई. So the correct answer here is option number A. Question 14. A piece of card of uniform thickness and density is suspended freely from a horizontal pin. The diagram shows the card at rest. Which cross is the center of gravity of the card? अच्छा, अब ये अगेन एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन देखें सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेसिकली हमारे जो रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनका एक यूनिफॉर्म शेप होता है, उनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी उनके एग्जैक्ट सेंटर पे एग्जिस्ट करती है. फॉर एग्जांपल अ रेक्टेंगल और अ स्क्वायर, इन दोनों की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है दैट इज़ एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स. ओके, लेकिन हमारे पास जो इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं इसमें हमारे पास होता ये है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहाँ पे एग्जिस्ट करती है जहाँ पे मास की डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होती है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास ऊपर वाले एरिया में ए और बी वाले, यहाँ पे हमारे पास मास की डिस्ट्रीब्यूशन कम है एज़ कम्पेयर टू एरिया ऑफ सी एंड डी. यहाँ पे मास ज़्यादा स्प्रेड हुआ हुआ है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है, तो हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी या तो पॉइंट सी होगी या डी. सो इट कैन नॉट बी पॉइंट डी बिकॉज पॉइंट डी तो हमारे पास सरफेस पे लाई कर रहा है और दैट्स नॉट पॉसिबल कि यहाँ पे हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो. सो बेसिकली द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड.
Now let's move on to the next question. Question 15. Trolley X of mass 2 kg is moving to the right at 2 meters per second. Trolley Y of mass 1 kg is moving to the left at 1 meters per second. The trolleys collide and stick together. The collision takes a total time of 0.2 seconds. What is the average force acting on trolley X during the collision? अब देखें उसने हमसे जो एवरेज फोर्स मांगी है दैट इज़ ऑफ ट्रॉली एक्स, और एवरेज फोर्स का फॉर्मूला मैं यहाँ पे स्टेट कर देता हूँ. बेसिकली एवरेज फोर्स इज इक्वल्स टू द चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन. टाइम तो उसने बता दिया जो कोलिजन में हमें लगा है दैट इज़ 0.2 सेकेंड्स, बट हमें एक्स का चेंज इन मोमेंटम चाहिए. एक्स के चेंज इन मोमेंटम के लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे दैट इज़ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. इनिशियल मोमेंटम हमारे पास आ जाएगा बिकॉज मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी, लेकिन फाइनल मोमेंटम के लिए मुझे एक्स की फाइनल वेलोसिटी चाहिए होगी. इस फाइनल वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम यूज़ करूँगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का प्रिंसिपल. उसको यूज़ करते हुए मैं अपनी एक्स की फाइनल वेलोसिटी निकालूंगा. उसके बाद फिर मैं उसको अपने फार्मूला में एप्लीकेट करूँगा और फिर फोर्स निकालूंगा. सबसे पहले हमें पता है कि द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. ओके, तो बिफोर कोलिजन मेरे पास इसका फॉर्मूला होता है m1 v1 m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2. सही है. अब मेरे पास m1 है, x का मास और वेलोसिटी यूज़ करता हूँ दैट इज़ 2 मल्टीप्लाइड बाय 2. लेकिन यहाँ पे मेरे पास आप देख सकते हैं कि द ट्रॉली एक्स इज़ मूविंग इन राइट टू द राइट हैंड साइड इन द राइट डायरेक्शन, जबकि ट्रॉली वाई जो है मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव कर रही है. दोनों की डायरेक्शंस चेंज है, इसकी वजह से मुझे ट्रॉली वाई की वेलोसिटी नेगेटिव में लेनी होगी. दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर कि क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें साइंस का बहुत ध्यान रखना पड़ता है व्हेन कैलकुलेटिंग मोमेंटम्स. सो दिस इज़ प्लस m2 दैट इज़ 1 kg मल्टीप्लाइड बाय -1 फॉर द वेलोसिटी. दिस इज इक्वल्स टू, अब हमारे पास दोनों ट्रॉलीज कोलाइड कर रही हैं एंड दे स्टिक टुगेदर, सो द मासेस ऑफ बोथ द ट्रॉलीज इज एडेड, सो दिस बिकम्स 2 + 1 multiplied by v2. Okay, this is our final velocity. So this is 4 and plus minus it becomes minus. So this is 4 minus 1 is equals to 3 v2. Okay, I'm doing the next calculations here. 4 minus 1 is equals to 3, so this becomes 3 is equals to 3 v2. v2 comes out to be 1 meters per second. मेरे पास फाइनल वेलोसिटी आ गई 1 मीटर्स पर सेकेंड. अब मैं इसको अपने फॉर्मूले में एप्लीकेट करूँगा ऑफ द फाइनल इनिशियल मोमेंटम, ताकि मेरे पास फोर्स के फॉर्मूले में इसको पुट इन करके आंसर आ जाए. चेंज इन मोमेंटम ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम. फाइनल मोमेंटम के लिए मेरे पास एक्स का मास तो सेम ही रहेगा दैट इज़ 2 मल्टीप्लाइड बाय फाइनल वेलोसिटी इज़ 1 दैट वी कैलकुलेटेड. 2 into 1 माइनस द इनिशियल मोमेंटम. इनिशियल मोमेंटम मेरे पास है एक्स का दैट इज़ 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 बिकॉज मेरे पास मास 2 था और वेलोसिटी भी 2. ओके, सो दिस कम्स आउट टू बी 2 1s are 2 minus 2 2s are 4. So this is -2, which is the final momentum. Now we can apply this into the formula of force. So force is basically equals to change in momentum, that is -2 divided by the time, that is the time of the collision, which was 0.2 seconds. Okay, so this becomes -2 divided by 0.2 and this is equals to -10 newtons, which means the correct answer is option B. बट द क्वेश्चन दैट अराइव्स हियर इज़ दैट कि हमारे पास जो ये फोर्स आई है ये -10 न्यूटन्स क्यों आई है. वाई इज़ द फोर्स नेगेटिव? इसकी वजह ये है कि हमारे पास ये जो फोर्स लगी है दैट इज़ ऑपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच ट्रॉली एक्स इज़ मूविंग. बेसिकली ट्रॉली एक्स हमारे पास राइट हैंड साइड पर मूव कर रही थी के इन द राइट डायरेक्शन, लेकिन जैसे ही इसका कोलिजन हुआ विद ट्रॉली वाई तो इसकी स्पीड 2 से 1 हो गई, स्पीड इसकी गिरी. इसका मतलब इस पे लेफ्ट हैंड साइड पे एक फोर्स लगाई गई ऑफ -10 न्यूटन्स, जिसकी वजह से इसकी स्पीड स्लो डाउन हुई. ऑपोजिट इसके मोशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में इस पे एक फोर्स लगाई गई है विच इज़ वाई द फोर्स इज़ नेगेटिव.
So the correct answer is option B. Now let's move on to the next question. Question 16. An object of mass 5 kg is moving at a constant speed. It has 10 joules of kinetic energy. What is the speed of the object? Now again a simple question. Kinetic energy का formula use करना है हमें सिर्फ इसमें. So basically the formula for kinetic energy is, we all know, that is half mv square. That is half mv square is equals to the ke. Okay, हमें यहाँ पे speed निकालनी है. Mass हमें given है. So this becomes half. Mass is 5 kgs. V square is equals to ke, that is equals to 10 joules, which is given in the question. So this becomes 2, here is dividing, it goes on the right hand side, 2 multiplies. So this becomes 5v square is equals to 20. V square is equals to 5 divided by 20, that is 20 divided by 5, that is equals to 4. Under root both sides, so the square gets cancelled by the v, and under root 4 is equals to 2. So v is equals to 2. That is our final answer. The speed comes out to be 2 meters per second. So the correct answer is option C. Now let's move on to the next question, that is question 17. A wind-up radio is used in areas where mains electricity is not available. A person winds a spring in the radio using the handle. When the spring unwinds, it makes a small coil rotate in a magnetic field. Which energy transfer is not useful for this radio? Now, first of all, इसका मैकेनिज्म क्या होता है? इसका मैकेनिज्म ये होता है कि ये आप हैंडल्स देख रहे हैं. दिस हैंडल इज टर्न बाय अ पर्सन. तो जो अंदर एक स्प्रिंग बाउंड होता है, दैट स्प्रिंग अनवाइंड्स. अब जब ये स्प्रिंग अनवाइंड्स होता है तो इसकी जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है स्प्रिंग की, ये चेंज हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में. उसके बाद ये काइनेटिक एनर्जी एक स्मॉल जनरेटर के थ्रू इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. वो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, उसके बाद जैसे ही वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो हमारे पास उसके स्पीकर्स को वो ऑन कर देती है रेडियो के. जैसी वो इलेक्ट्रिक एनर्जी रेडियो के स्पीकर्स को ऑन करती है, देन दैट काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू साउंड एनर्जी. साउंड एनर्जी के थ्रू हम जो है इस पर न्यूज़ चलती है, कुछ भी जो आप रेडियो पे सिग्नल्स के थ्रू यहाँ पे म्यूज़िक चलना है, जो भी न्यूज़ वगैरह वो चलना शुरू हो जाता है. सो दैट्स बेसिकली द मैकेनिज्म ऑफ दिस रेडियो. विच एनर्जी ट्रांसफर इज़ नॉट यूजफुल फॉर दिस रेडियो? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी. दिस इज़ यूजफुल बिकॉज हमारे पास जो स्प्रिंग है, जब ये वाउंड होता है, सो इट स्टोर्स इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. जबकि जब हम इसको अनवाइंड करते हैं, सो दिस स्प्रिंग सो दिस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू काइनेटिक. ऑप्शन बी, काइनेटिक एनर्जी टू थर्मल एनर्जी. इसका हमारे पास काम ये है कि जब हम उस स्प्रिंग को अनवाइंड कर रहे होते हैं तो गियर्स वगैरह की वजह से यहाँ पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है. दिस फ्रिक्शन कॉजेज सम ऑफ आवर काइनेटिक एनर्जी टू कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी एंड गेट लॉस्ट एज हीट एनर्जी. तो हमारे पास यहाँ पे कुछ काइनेटिक एनर्जी जो है वो लॉस हो जाती है, वो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. सो दिस इज़ नॉट यूजफुल. ये हमारे पास यूजफुल नहीं है. इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी. नाउ लेट्स डिस्कस अदर ऑप्शंस टू. केमिकल एनर्जी टू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. एक विंडअप रेडियो में, ये एक टोटल मैकेनिकली विंडअप रेडियो है, तो इसमें कोई बैटरीज का काम नहीं है. सो देयर इज़ नो केमिकल एनर्जी इन दिस विंडअप रेडियो. सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट. एंड ऑप्शन डी, काइनेटिक एनर्जी, साउंड एनर्जी. अगेन मैंने आपको बताया कि हमारे पास ये जो साउंड एनर्जी होती है, दिस प्लेज म्यूजिक और एनीथिंग ऑन द रेडियो थ्रू द स्पीकर्स. ओके, सो दिस इज ऑल्सो यूजफुल, विच इज वाई इट इज ऑल्सो इनकरेक्ट. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question 18. Energy is transferred in a filament lamp at a rate of 60 watts. The lamp wastes energy at a rate of 46 watts. Which ratio is used to calculate the efficiency of the lamp? The formula for calculating the efficiency is the useful power output divided by the total power input. So here the total power input is 60 watts because the energy is transferred in filament lamp at a rate of 60 watts. Okay, so denominator is 60. But what about the numerator? We are not given the output, useful output. Useful output is basically the input minus the energy that is wasted. This thing is equals to the useful output. So the input power is 60 minus wasted power is 46 watts. So the output power comes out to be 14 watts. So this is 14 over 60 and the correct answer is option B. Now let's move on to the next question. Question 19. A liquid is held in a cylindrical container. The diameter of the base of the cylinder is d. The mass of the liquid is m and its depth is h. Which expression gives the pressure due to the liquid on the bottom of the cylinder? So the formula for calculating pressure in liquids is basically P is equals to rho gh.
बट यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास डेंसिटी कहीं पे भी प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब हमें डेंसिटी को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा. सो बेसिकली द फॉर्मूला फॉर डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास ओवर वॉल्यूम. सो वी आर गोइंग टू यूज दैट फॉर्मूला हेयर. सो दिस कम्स आउट टू बी mgh डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. ओके, लेकिन मेरे पास वॉल्यूम की जगह यहाँ पे पाई डी स्क्वायर यूज़ हुआ हुआ है. सो बेसिकली यहाँ पे इन्होंने वॉल्यूम को रिप्लेस किया है विद द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. ओके, सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच. सो दिस इज mgh ओवर पाई आर स्क्वायर एच. नाउ मसला यहाँ पे ये है कि हमारे पास रेडियस कहीं पे भी यूज़ नहीं हुआ हुआ. हर जगह हमारे पास डिनोमिनेटर में डायमीटर यूज़ हुआ है, तो हमें इस रेडियस को डायमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. एंड वी नो दैट व्हेन वी ब्रेक अ डायमीटर इनटू हाफ इट बिकम्स अ रेडियस. सो बेसिकली d/2 is equals to radius. Okay, so we would replace the radius by d/2. So this becomes, let me just do the working here, mgh is equals to over pi d/2 the whole thing squared and h. Okay, so this becomes mgh divided by, let's just make the divide sign a little bit on the right hand side. So this would become mgh divided by pi d square over 2 square is 4 over 4 into h. So when I reciprocal this whole thing, 4 comes up and pi d square h goes down. So this becomes mgh multiplied by multiplied by 4 divided by pi d square h. So 4 gets multiplied by mgh and the denominator is pi d square h. So this becomes 4 mgh divided by pi d square h. Now the h and h gets cancelled, so I am left with only 4 mg divided by pi d square. This is my final answer. Let's look for the correct options. That is 4 mg divided by pi d square. So the correct answer is option C here. Now let's move on to the next question. That is question 20. Now question 20. The diagram shows an instrument that is used to measure the atmospheric pressure. The density of mercury is 1.4 multiplied by 10 raised to power of 4 kilograms per meter cube. What is the atmospheric pressure? The formula for calculating pressure is force over area. So that is force over area. Okay, but here we have a liquid mercury, so we would use the pressure of liquid. So this is pressure is equals to rho gh, where rho is the density. We are given with the density. g की वैल्यू हमें पता है 9.81, बट द प्रॉब्लम हेयर इज़ विद h कि हमें कौन सी हाइट की वैल्यू यूज़ करनी है. सो बैरोमीटर का बेसिकली हमें कॉन्सेप्ट पता है. जब हमारे पास बैरोमीटर में हमने इस टेस्ट ट्यूब को इन्वर्ट किया तो हमारे पास सारा मरकरी बाहर फॉल नहीं हुआ. इसका मतलब बाहर से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था उसने आके इस मरकरी को बैलेंस कर लिया विद अ हाइट ऑफ 760 मिलीमीटर्स. मतलब मरकरी की जब हाइट 760 मिलीमीटर्स हुई तो इस हाइट पर जितनी मरकरी की हमारे पास प्रेशर की वैल्यू है वो हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गई. ओके, तो इस वजह से हमारे पास मज़ीद मरकरी बाहर फ्लो आउट नहीं हुआ, बिकॉज बाहर से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ रहा है उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस कर लिया इस 760 मिलीमीटर्स मरकरी की हाइट ने. ओके, दैट्स द कॉन्सेप्ट टू बी यूज्ड. द एटमॉस्फेरिक प्रेशर फ्रॉम द आउटसाइड was equal to the inverse pressure found by the 760 millimeter height of mercury. So यहाँ पे भी जो हम height use करेंगे to calculate atmospheric pressure, that is 760 millimeters. So this is pressure is equals to rho, which is 1.4 into 10 raised to power of 4 multiply by g 9.81 multiply by h. h हमारे पास मिलीमीटर्स में, इसको मुझे मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. So this would become 760 multiply by 10 raised to power of -3. Put it all into the calculator and the answer comes out to be 104,378 पास्कल्स. ओके, मेरे पास यहाँ पे सारी वैल्यूज़ किलो पास्कल्स में है तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा बाय 1000. सो माई फाइनल आंसर कम्स आउट टू बी 104.38 किलो पास्कल्स, which is why the correct answer here is option C.
I hope you understood the whole question. Now let's move on to the next one. Question 21. Air at atmospheric pressure and room temperature is trapped in an insulated container by a frictionless piston of negligible weight. The air can be compressed by placing masses on top of the piston. A mass of 1 kg is placed on the piston and the volume of the trapped air decreases from 100 to 90. Which statement is correct? नाउ दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एंड अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन. ओके, मैं एक एक ऑप्शन को स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करूंगा सो दैट देयर इज़ नो डिफिकल्टी. ऑप्शन ए, एडिंग अनदर 1 kg ऑफ मास डिक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ द एयर बाय लेस देन 10 सेंटीमीटर्स क्यूब. ये स्टेटमेंट बिल्कुल परफेक्टली फाइन है. अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्यों. क्योंकि देखें, एयर जो होता है ना, एयर इज़ नॉट परफेक्टली इलास्टिक. ये एयर जो है ये मास के साथ किसी प्रोपोर्शन में नहीं है कि एयर का वॉल्यूम आप मास इतना बढ़ाओगे तो एयर का वॉल्यूम इतना कम होगा. ओके, अब मैं देखें, ये एक तो एक डिफ़िकल्ट स्टेटमेंट ही समझने में. अब मैं आपको इसको और आसान करके समझाता हूँ कि ऐसा क्यों है. क्योंकि देखें, अगर मैं यहाँ पे एयर के मॉलिक्यूल्स को ड्रॉ करूँ, फॉर एग्जांपल दीज वर द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर, दे आर रैंडम, दे आर रैंडमली स्प्रेड. ओके, अब मेरे पास क्या हुआ, यहाँ मेरे पास था वॉल्यूम 100. सही है. लेट मी ड्रॉ अ न्यू फिगर ऑल्सो. ये मेरे पास है एक न्यू फिगर. अब मेरे पास यहाँ पे जो वॉल्यूम हो गया है ना, दैट इज़ 90. इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है कि मेरे पास जो वॉल्यूम है वो कम हुआ है, कंप्रेस हुआ है. तो मेरे पास अब एयर के मॉलिक्यूल्स आ गए करीब करीब. इस करीब मॉलिक्यूल्स के करीब आने की वजह से अब जब मैं इस पर दोबारा एक 1 kg का मास रखूँगा तो अब इसको कंप्रेस करना और मुश्किल हो गया. इसका मतलब अब मुझे 1 kg से ज़्यादा फोर्स चाहिए होगी टू रिड्यूस इट बाय 10 सेंटीमीटर्स क्यूब. अगर मैं इसको दोबारा कंप्रेस करूँ तो अब एयर के मॉलिक्यूल्स और ज़्यादा करीब आ जाएंगे. इसका मतलब ये है कि अब मुझे और उससे डबल ट्रिपल फोर्स चाहिए अगर मुझे 10 सेंटीमीटर क्यूब तक अपने जो है वॉल्यूम को कंप्रेस करना है. ये पॉइंट आप समझ रहे हैं कि हमें 1 kg रखने से दोबारा से हमारे पास 10 सेंटीमीटर क्यूब का लॉस नहीं होगा, उससे कम का होगा. क्योंकि अब मेरे पास एयर मॉलिक्यूल्स करीब आ गए हैं, अब उन्हें कंप्रेस करना और मुश्किल हो गया. पहले आसान था लेकिन अब मुश्किल हो गया. इसकी वजह से जब मैं दोबारा 1 kg रखूँगा तो अब मेरे पास जो एयर का वॉल्यूम रिड्यूस होगा वो लेस देन 10 होगा. 10 सेंटीमीटर क्यूब्स दोबारा रिड्यूस नहीं हो सकता. सो दिस ऑप्शन इज़ परफेक्टली फाइन. नाउ ऑप्शन बी, adding an additional 9 kg mass reduces the volume of the air to zero. Now this is definitely incorrect because air का वॉल्यूम कभी भी ज़ीरो हो ही नहीं सकता. एयर के मॉलिक्यूल्स हमेशा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं. एयर का वॉल्यूम आप कभी ज़ीरो नहीं कर सकते. अगर मैं आपको रियल लाइफ का बताऊं जो आप आगे जाके पढ़ेंगे, तो दैट इज़ ये कि अगर आप इस एयर को वॉल्यूम ज़ीरो करना चाहते हैं ना, तो इससे पहले इस एक्सट्रीम प्रेशर की वजह से एयर जो है अपनी स्टेट चेंज कर लेती है. ये एयर जो है ये लिक्विड में बदल जाती है, एयर लिक्विफाई हो जाती है, उसके बाद इसका वॉल्यूम ज़ीरो होता है. लेकिन यहाँ पे तो उसने हमें बताया हुआ है कि एयर इज़ एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड रूम टेम्परेचर. इसका मतलब यहाँ पे उस रूम टेम्परेचर का मतलब ये है कि एयर यहाँ पे अपनी स्टेट चेंज कर ही नहीं सकती, लिक्विफाई हो ही नहीं सकती, तो आप उसको ज़ीरो कैसे करोगे. ओके, सो दिस ऑप्शन इज़ इनकरेक्ट. नाउ ऑप्शन सी, द प्रेशर ऑफ द ट्रैप्ड एयर इज़ लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर व्हेन इट्स वॉल्यूम इज़ 90 सेंटीमीटर क्यूब. अब ये तो बहुत सिंपल है. हमें पता है कि प्रेशर जो है ये वॉल्यूम के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. इसका मतलब यहाँ पे हमारा वॉल्यूम कम हुआ है, 100 से 90 हुआ है, तो डेफिनेटली हमारा प्रेशर इंक्रीज़ करेगा. पहले जो हमारे पास यहाँ पे प्रेशर था दैट वाज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ये मुझे कैसे पता? ये मुझे क्वेश्चन में बताया हुआ है कि एयर इज़ एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो अब यहाँ पे अगर वॉल्यूम कम हुआ है तो मेरे पास एयर का प्रेशर भी बढ़ेगा, तो अब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा सा ज़्यादा होगा. एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम नहीं हो सकता. कम तब होता अगर यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ होता. तो इसका मतलब मेरे पास ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट है बिकॉज ऑप्शन सी इज सेइंग कि द प्रेशर ऑफ द ट्रैप्ड एयर इज़ लेस. सो दिस इज़ इनकरेक्ट. ऑप्शन सी इनकरेक्ट. ऑप्शन डी, द टेम्परेचर ऑफ द एयर डिक्रीजेज एज द 1 kg मास इज एडेड. दिस इज़ अगेन इनकरेक्ट. ऐसा क्यों है? क्योंकि उसने मुझे बता दिया कि इज ट्रैप्ड इन एन इंसुलेटेड कंटेनर. इंसुलेटेड कंटेनर का मतलब ये है कि ना यहाँ से कोई हीट लॉस हो सकता है और ना यहाँ पे कोई हीट आ सकती है. देयर कैन बी नो हीट लॉस और नो हीट कैन एंटर दिस कंटेनर बिकॉज इट इज़ इंसुलेटेड. ओके, इसका मतलब ये है कि हमारे पास ना टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा ना इंक्रीज़ होगा, विच इज़ वाई द टेम्परेचर इज़ कॉन्स्टेंट. तभी तो हमने प्रोपोर्शन का इस्तेमाल किया बॉयल्स लॉ के. द टेम्परेचर इज़ कॉन्स्टेंट, इट कैन नॉट चेंज. सो दिस इज़ वाई ऑप्शन डी इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट एंड द करेक्ट आंसर हेयर इज़ ऑप्शन ए. सो मैंने पूरी कोशिश की कि मैं इसको डिटेल में एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करूं एंड आई होप आप लोगों को पूरा क्वेश्चन समझ आ गया होगा. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 22.
A substance has a melting temperature of negative 17 degree Celsius and a boiling temperature of 117 degree Celsius. In which state does the substance exist at negative 10 and 110 degree Celsius? तो अब ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है. अब मैं इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करूँगा, बाय नंबर लाइन. तो मैंने यहाँ पे बेसिकली एक नंबर लाइन बना ली. यहाँ पे मेरे पास दिस इज़ नेगेटिव 17 एंड दिस इज़ समवेयर 117 डिग्री सेल्सियस. इसका मतलब ये कि नेगेटिव 17 से पहले मेरे जितने टेम्परेचर्स होंगे ना, यहाँ पे मेरा ये जो सब्सटेंस है ये सॉलिड में होगा. 117 के बाद जितने होंगे यहाँ पे गैस होगा, और इसके दरमियान में जितने टेम्परेचर्स होंगे दैट वुड बी लिक्विड. ऐसा क्यों है? क्योंकि नेगेटिव 17 पे मेल्ट हो रहा है. इसका मतलब नेगेटिव 17 के बाद ये एक सॉलिड नहीं रहा, तो उससे पहले जितने टेम्परेचर्स थे उसमें सॉलिड था. 117 पे बॉयल होकर गैस बन गया, तो 117 के बाद गैस, उससे पहले लिक्विड. सो नेगेटिव 17 और 117 के बीच में लिक्विड. देखिए जब भी इस तरह के टेम्परेचर के क्वेश्चन आए ना, हमेशा नंबर लाइन बना लें, उससे बहुत आसानी होती है. अब हमसे पूछ रहा है कि सबसे पहले एग्जिस्ट एट नेगेटिव 10. तो नेगेटिव 10 ऑब्वियसली नेगेटिव 17 के बाद यहाँ पे क्या आएगा? दिस इज़ नेगेटिव 10 डिग्री सेल्सियस. यहाँ पे मेरा जो ऑब्जेक्ट है दैट इज़ अ लिक्विड. सो दिस इज़ लिक्विड एंड लिक्विड. अब मेरे पास दो ऑप्शंस बचे, सिर्फ शुरू के दो ऑप्शंस इनकरेक्ट हो गए. नाउ अब मुझसे पूछ रहा है एट 1110. सो 1110 इज़ बेसिकली बिफोर 117. तो यहाँ पे मेरे पास कहीं 1110 डिग्री सेल्सियस होगा. So again the object exists as a liquid at 1110 degree Celsius. So the correct answer here is option C. Now let's move on to the next question. This was a very simple one. Question 23. Thermal energy is supplied at a constant rate to a fixed mass of a substance that is initially solid. The graph shows how the temperature of the fixed mass of the substance varies with time. In which sections of the graph does the substance absorb latent heat? That's very simple. लेटेंट हीट इज़ बेसिकली वो हीट होती है जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेट चेंज कर रहा होता है. सही है. तो यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर जो है ना वो कांस्टेंट हो जाता है, और हमारा ऑब्जेक्ट उस वक्त स्टेट चेंज कर रहा होता है. फॉर एग्जांपल W पे हमारा ऑब्जेक्ट जो है, यहाँ पे ये टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, X पे अब ये स्टेट चेंज कर रहा है, ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है. सो एक तो हमारे पास हो गया X. अब Y में हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है. अब Y में ये एक लिक्विड है, it has successfully converted to a solid from a solid to a liquid at this point. यहाँ पे लिक्विड है, लिक्विड से यहाँ पे स्टेट चेंज हो गया. स्टेट चेंज होने के बाद इधर से ये पॉइंट, ये गैस, दिस इज़ गैस. पॉइंट Z के बाद से, आई मीन फ्रॉम दिस पॉइंट, इसके बाद से दिस ऑब्जेक्ट इज़ कन्वर्टेड इनटू गैस. तो पॉइंट Z दूसरा पॉइंट था जहाँ पे ये लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ था. सो X एंड Z आर द करेक्ट आंसर. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन C. नाउ next question, question 24. A piece of paper torn out of an exercise book is shown. As the average kinetic energy of the molecules decreases, the space between them decreases and they move downwards. Which process is being described? ऑप्शन ए कंडक्शन. अच्छा, कंडक्शन में हमारे पास क्या हो रहा होता है? कंडक्शन में बेसिकली जो मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं एंड दे आर ट्रांसफरिंग एनर्जी थ्रू वाइब्रेशन. ओके, यहाँ पे हमारे पास वाइब्रेशन होती है इन द मॉलिक्यूल्स, और उसके ज़रिए एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं. सो देयर इज़ नो फिजिकल मूवमेंट, बट द स्टेटमेंट सेज दैट दे मूव डाउनवर्ड्स. ओके, ऐसी कोई यहाँ पे फिजिकल मूवमेंट नहीं हो रही होती, और हमारे पास जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र हो रही होती है बिटवीन मॉलिक्यूल्स थ्रू वाइब्रेशन. सो ऑप्शन ए इज़ इनकरेक्ट. ऑप्शन बी कन्वेक्शन. कन्वेक्शन में हमारे पास क्या होता है? हमारे पास जो लेस डेंस एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके पास होती है ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, दे मूव अपवर्ड्स. और जो हमारे पास डेंसर मॉलिक्यूल्स होते हैं विच हैव मोर डेंसिटी, ये हमारे पास जो है डाउनवर्ड्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास एक कन्वेक्शन साइकिल मूव होता है. जो हमारे पास लेस डेंस होते हैं इनमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, और जो मोर डेंस होते हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कम होती है. उसकी वजह से ये आपस में क्लोज हो जाते हैं, स्पेस डिक्रीज हो जाती है एंड दे मूव डाउनवर्ड्स. सो दिस इज़ परफेक्ट, कन्वेक्शन इज़ करेक्ट. सी एवापोरेशन. एवापोरेशन में क्या होता है? एवापोरेशन में सरफेस पे हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑन द सरफेस, इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है, और उसकी वजह से ये इस्केप कर जाते हैं फ्रॉम द कंटेनर ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, नॉट डिक्रीज. सो दिस इज़ अगेन इनकरेक्ट. ऑप्शन डी रेडिएशन. रेडिएशन में तो आपको किसी मीडियम की ज़रूरत ही नहीं होती. ओके, रेडिएशन तो मतलब जैसे कि आप कह सकते हैं कि इंफ्रारेड रेडिएशन टाइप होती है, कि इसमें विदाउट मीडियम जो है ये ट्रैवल करते हैं. सो दे डू नॉट नीड अ कंडक्टर. सो दिस इज़ अगेन इनकरेक्ट. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question 25. A ray of light passes from glass to air. Which arrow shows the direction of the ray in the air? Now this is again a very simple question. जैसे कि हमें पता है कि glass is more dense and air is less dense.
ओके और रिफ्रैक्शन का रूल क्या होता है कि जब रे ऑफ लाइट जो है वो एक मोर डेंस मीडियम से एक लेस डेंस मीडियम में जाती है, सो इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. व्हाट डू आई मीन बाय दैट? सपोज दिस इज सरफेस, दिस इज द नॉर्मल. अब यहाँ से मेरे पास रे ऑफ लाइट आ रही है. अगर ये एक लेस डेंस मीडियम है और यहाँ एक मोर डेंस मीडियम है, जैसे कि हमारे पास सॉरी ये एक मोर डेंस मीडियम है एंड दिस वन इज़ अ लेस डेंस मीडियम, जैसा कि हमारे पास इधर इस डायग्राम में शो हुआ है. तो मेरे पास जो रे ऑफ लाइट है दैट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ओके लेकिन अगर मेरे पास इसका ऑपोजिट होता, फॉर इंस्टेंस यहाँ पे मेरे पास एक लेस डेंस मीडियम होता, यहाँ पे एयर होता और यहाँ पे मेरे पास ग्लास होता, यहाँ पे एक मोर डेंस मीडियम होता दैट इज़ ग्लास. तो मेरे पास जो रे ऑफ लाइट होती दैट वुड मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल. Okay, so this is the difference and this is the rule of principle of refraction of light that we need to remember. So again, more dense less dense medium में जा रही है, so it would move away from the normal. Hence option D is our correct answer. Now the next question, question 26. A short-sighted students look at a distance object. Which law shows the position of an image in a short-sighted eye and the type of the lens used to correct short-sightedness? शॉर्ट-साइटेडनेस में होता क्या है कि हमारे पास जो लाइट रे है दैट बेसिकली कन्वर्जेस इन फ्रंट ऑफ द रेटिना. ओके फॉर इंस्टेंस ये मेरा रेटिना है, तो मेरे पास जो लाइट रेज हैं वो इन फ्रंट ऑफ द रेटिना के सामने कन्वर्ज हो जाती हैं. उसकी वजह से जो हमारे पास जो विजन है वो अनक्लियर हो जाता है. इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक डाइवर्जिंग लेंस यूज़ करते हैं. सो बेसिकली इस डाइवर्जिंग लेंस का काम क्या होता है कि लाइट रेस को थोड़ा सा बाद में कन्वर्ज करने में हेल्प करता है. और जब ऐसा होता है तो हमारे पास जो लाइट रेज हैं वो कन्वर्ज करती हैं ऑन द रेटिना. ओके तो इस प्रॉब्लम को हम करेक्ट करने के लिए हमें डाइवर्जिंग लेंस को यूज़ करते हैं. सो बेसिकली पोजीशन ऑफ इमेज इन शॉर्ट साइडेड आई इज़ इन फ्रंट ऑफ द रेटिना एज आई शोड यू, and lens used to correct short-sightedness is diverging. So the correct answer here is option A. Now let's move on to the next question. 27. A student makes 4 statements about infrared waves. Statement 1, they can be seen by the human eye. That's incorrect because infrared waves, देखें infrared waves कहाँ से belong करते हैं? They belong to the electromagnetic spectrum. उसका एक part होता है visible light जो कि हम देख सकते हैं, लेकिन infrared waves की wavelength बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से हम इनको नहीं देख सकते. They cannot be seen by the human eye. Statement 2, they travel at 330 meters per second in air. Basically infrared waves जो हैं वो travel करती हैं at 3.0 into 10 raised to power of 8 meters per second at the speed of light. But this is the speed of sound. They do not travel at the speed of sound, so this is incorrect. They are transverse waves, that's perfect. All electromagnetic waves are transverse waves. Statement 4, they are used by intruder alarms. That's again perfect. क्योंकि intruder alarms में क्या होता है कि ये जो है ना, ये जो ह्यूमन बॉडी से ये अदर ऑब्जेक्ट से रिलीज़ होने वाली हीट है, ये उसके थ्रू ऑब्जेक्ट्स के मोशन को डिटेक्ट करते हैं, विच इज़ वाई बहुत से कैमराज में बहुत से होम्स पे इंफ्रारेड कैमराज यूज़ होते हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज़ परफेक्ट. सो ऑप्शन 3, स्टेटमेंट 3 and 4 आर करेक्ट. सो ऑप्शन डी इज़ आर करेक्ट आंसर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 28. विच वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल? अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कौन सी होती हैं? वो जो कि हमारे जो साउंड मीडियम जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है उसके जो पैरेलल ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशंस एंड रिफ्रैक्शंस, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं. अब अल्ट्रा वायलेट और एक्स रेज तो वैसे ही कैंसिल हो जाएंगी क्योंकि ये दोनों ट्रांसवर्स वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है. वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ये हमारे पास जो है ये हमारे मीडियम के परपेंडिकुलर ट्रैवल करती हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट्स एंड ट्रफ्स, तो इस वजह से ये भी ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं. सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. बची साउंड वेव्स. साउंड वी ऑल नो दैट आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, क्योंकि साउंड वेव्स जो है ये दे ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयरफ्रैक्शंस, कंप्रेशंस एंड रेयरफ्रैक्शंस एंड पैरेलल टू द सरफेस दैट इज प्रोड्यूसिंग साउंड. Okay, for example a speaker. So which is why option A is our correct answer. Now let's move on to the next question. Question 29. A person hears an echo after a sound hits a solid cliff face. What causes the echo? That's very simple. Sound की reflection होती है जिसकी वजह से echo produce होता है. Sound gets reflected, so an echo is produced. So the correct answer here is option C. Now let's move on to the next question. Question 30. A plastic strip is rubbed with a cloth and the plastic becomes negatively charged. Which statement explains this? प्लास्टिक नेगेटिवली चार्ज क्यों होती है? क्योंकि क्लोथ में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड, और जब ये प्लास्टिक अगर नेगेटिवली चार्ज हो रही है इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स का इंटेक हो रहा है. तो क्लोथ के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर गेटिंग ट्रांसफर्ड इनटू द प्लास्टिक. क्योंकि देखें प्रोटॉन्स कभी मूव नहीं करते, ट्रांसफ़र हमेशा इलेक्ट्रॉन्स का होता है.
तो क्लोथ के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर बीइंग ट्रांसफर्ड टू द प्लास्टिक, सो द प्लास्टिक बिकम्स नेगेटिवली चार्ज एंड द क्लोथ इज बिकमिंग पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि क्लोथ से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं. सो विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन दिस? इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द अर्थ टू द प्लास्टिक. यहाँ पे अर्थिंग का कोई जिक्र नहीं हुआ, सो दिस इज इनकरेक्ट. Electrons are transferred from the cloth to the plastic. That's perfect. Option B is the correct answer. Electrons move from one side of the plastic to the other sides. That's incorrect, क्योंकि static electricity में अभी तक हमने ऐसा कोई concept नहीं पढ़ा. Protons are transferred from plastic to the cloth. That's incorrect because protons कभी move नहीं करते. So option B is the correct answer. Now let's move on to the next question. Question 31. Two parallel conducting plates are charged. The charge on the upper plate is positive. The charge on the lower plate is equal in size but negative. Which diagram shows the pattern and the direction of the electric field between the two plates? That's very simple. Electric field हमें पता है. Electric field basically is from positive to negative. Okay. This is the direction of an electric field from positive to negative. लेकिन अब यहाँ पे मसला क्या हुआ, यहाँ पे उसने हमारे पास वर्टिकल बनाया हुआ है, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. अगर हम इसको रोटेट कर दें 90 डिग्री क्लॉकवाइज तो क्या होगा? द पॉजिटिव वुड कम अप एंड द नेगेटिव वुड गो डाउन, बट द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइन्स वुड स्टे सेम, पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड अगेन पॉजिटिव टू नेगेटिव. सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. इस बात से कंफ्यूज नहीं हो कि वर्टिकल हो गया हॉरिजॉन्टल हो गया. जस्ट स्टिक टू योर कॉन्सेप्ट. इफ़ योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर, आपको किसी क्वेश्चन में मसला नहीं होगा. सो ऑप्शन सी इज़ आर करेक्ट आंसर. A very simple one. Now the next question. Question 32. Which quantity is defined as the electric work done by a source in moving a unit charge around a complete circuit? Option A, power. Option B, potential difference. Option C, electromotive force. And option D, energy. That's again very simple. Work done by a source moving in a unit charge around a complete circuit. So if I write the formula, that is basically E is equals to work done divided by charge. And I hope you remember this. This is the formula of electromotive force. Basically electromotive force का काम यही होता है. It is the electrical work done by a source in moving a unit charge around a complete circuit. That's the definition of an electromotive force. That's option C is our correct answer. Now let's move on to the next question. Question 33. Four 1.5 volt cells are connected in a circuit as shown. The switch is closed. What is the reading on the voltmeter? अब ये चारों सेल्स हमारे पास सीरीज़ में कनेक्टेड हैं. इसकी वजह से हम इन चारों के ईएमएफ्स को प्लस कर देंगे. लेकिन यहाँ पे एक मसला है. मसला ये है कि हमारे पास यहाँ पे जो तीन सेल्स हैं ये तीनों तो सेम डायरेक्शन में है, लेकिन जो चौथा सेल है ना, द फोर्थ सेल, ये हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा हुआ है. इसकी वजह से हमें इन तीनों की रीडिंग पहले हम ऐड करेंगे, उसके बाद हमें 1.5 इस सेल का सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा अपनी रीडिंग से, ताकि हमारे पास एक्चुअल वोल्टेज आए जो कि वोल्ट मीटर पे एक्ट कर रहा होगा, बिकॉज क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा हुआ है. सो दैट्स द पॉइंट टू रिमेंबर. तो अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं. ये हो जाएगा, पहली वोल्टेज की रीडिंग आएगी हमारे पास 1.5 प्लस 1.5 एंड प्लस 1.5. ये हमारे पास आ गई तीन सेल्स की रीडिंग. उसके बाद हमने इसको ब्रैकेट में बंद किया, माइनस करेंगे इसको 1.5 से, जो कि हमारा ऑपोजिट डायरेक्शन में सेल लगा हुआ है. सो दिस बिकम्स 4.5 माइनस 1.5 विच इज इक्वल्स टू 3 volts. So the correct answer here is option C, 3 volts. Now let's move on to the next question, that is question 34. Question 34. Two resistors are connected in series with a battery as shown. The readings on 3 voltmeters V0, V1 and V2 and the currents I0, I1 and I2 are also shown. Which row gives the value for the current IO and the potential difference VO? I0 जो है हमारे पास, ये हमारे पास करंट है विच इज़ फ्लोइंग थ्रू आउट द सर्किट, और हमें पता है सीरीज सर्किट में हमारे पास आप जिस पॉइंट पे भी करंट उठा लें वो हमेशा सेम होगा. I0, I1, I2 ये these three आर इक्वल. सो I0 इज इक्वल्स टू I1 विच इज इक्वल्स टू I2. इन अ सीरीज सर्किट करंट एट एनी पॉइंट इज ऑलवेज द सेम. ओके, तो करंट में तो कोई मसला नहीं है. I1 एंड I2 वुड बी देयर. अब मसला है V0 का. बेसिकली होता ही है कि V0 हमारे पास जो है ये हमारे पास टोटल वोल्टेज है जो कि बैटरी सप्लाई कर रही है, और हमें पता है कि हमारे पास एक सीरीज सर्किट में वोल्टेजेस हमेशा ऐड होते हैं. सही है, तो हमारे पास जो टोटल वोल्टेज है दैट इज़ V0, ये बराबर होगा हमारे दोनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस जो वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है उसके. सो दिस इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2. जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल वोल्टेज आ जाएगा बैटरी का. सो दैट इज़ द सम ऑफ V1 एंड V2 इज़ V0. दैट्स परफेक्ट.
और I0 इज इक्वल्स टू I1 इज इक्वल्स टू I2 मुझे ऑप्शन बी में नज़र आ रहा है, I0 इज इक्वल्स टू I2. सो ऑप्शन बी हियर इज अ करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 35. The current in a home computer varies between 0.4 ampere and 1.2 ampere when the current is connected to the main supply. What is the rating of the most suitable fuse to use to protect the computer? अब फ्यूज़ की रीडिंग हमें पता है किस तरह लेते हैं. हमें फ्यूज़ की रीडिंग कुछ ऐसी चाहिए होती है जो कि हमारे जो कि हमारा मैक्सिमम करंट आ रहा है उससे स्लाइटली थोड़ी सी ऊपर हो, ताकि करंट अगर कभी कभार आगे पीछे हो तो हमारे पास फ्यूज़ पे इतना इफेक्ट ना आए. लेकिन जैसी करंट थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ने लगी तो हमारा फ्यूज़ ब्लो हो जाएगा और इलेक्ट्रिक सर्किट और हमारा जो करंट का फ्लो है बंद हो जाएगा. तो सबसे पहले उसने लिखा है 0.5 एम्पेयर. ये एक इतनी छोटी वैल्यू है कि 0.4 और 1.2 के बीच में वेरी कर रहा है. तो जैसे ही ये करंट 0.5 पे जाएगा फ्यूज़ ब्लो हो जाएगा, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है इसको लगाने का, इतनी स्मॉल रीडिंग पे ब्लो अप हो रहा है. 1.2 एम्पेयर जो है हमारे पास मैक्सिमम रीडिंग है. इसका मतलब जैसे ही करंट मैक्सिमम होगा तो हमारे पास जो है फ्यूज़ ब्लो हो जाएगा. ऐसा हमें नहीं चाहिए, हमें मोस्ट सूटेबल चाहिए कि जो हमारे पास ओवर हीटिंग से बचाए. तो 1.2 तो मैक्सिमम करंट है, इतना आपका कंप्यूटर इस पर आराम से चल सकता है. सही है. ऑप्शन सी 1.5 एम्पेयर्स. 1.5 एम्पेयर्स दैट्स परफेक्ट. ये एक परफेक्ट वैल्यू है जो मैक्सिमम से थोड़ी सी ज़्यादा है. जैसे ही करंट इस वैल्यू तक इससे ज़्यादा हो जाएगा तो फ्यूज़ हमारा ब्लो हो जाएगा. सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. वाई नॉट ऑप्शन डी 13 एम्पेयर? क्योंकि ये वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ये कंप्यूटर को सही से प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी. क्योंकि करंट 1.2 है और 13 एम्पेयर एक बहुत हाई वैल्यू है, बहुत मैक्सिमम है. जहाँ तक हो सकता है करंट पहुँचे भी ना तो फ्यूज़ तो कभी ब्लो ही नहीं होगा. तो इस वजह से हम ऑप्शन डी को प्रेफर नहीं करेंगे, हम ऑप्शन सी को प्रेफर करेंगे. Option C is the correct answer. Now let's move on to the next question. Question 36. Students are asked to draw the pattern and the direction of the magnetic field due to a direct current in a straight wire. Diagrams 1, 2 and 3 are three of their answers. The students do not know the direction of current in the wire. Which diagram show the possible patterns and directions for the magnetic field due to the current in the wire? सबसे पहले हमारे पास जो डायग्राम है इसमें हमारे पास करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में. इसका मतलब अगर मैं राइट हैंड ग्रिप रूल लगाऊं यहाँ पे तो मेरे पास करंट की डायरेक्शन जो है इस वायर में वो होगी अपवर्ड्स. ओके, जब फिर आप इसको राइट हैंड रूल से मैच करेंगे सो द करंट वुड बी फ्लोइंग अकॉर्डिंग टू द कर्ल ऑफ योर फिंगर्स. जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स कर्ल्ड हो रही हैं उसी डायरेक्शन में करंट मूव कर रहा होगा. हमारे पास अब जो डायग्राम 2 है, डायग्राम 2 में एक मसला है. डायग्राम 2 में मसला ये है कि एक जो हमारे पास जो ये वाली फील्ड है ये तो हमारे पास राइट डायरेक्शन में. ओके, लेकिन ये जो नीचे वाली फील्ड है हमारे पास लेफ़्ट डायरेक्शन में. इसका मतलब डायरेक्शंस ऑपोजिट हो रही हैं, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता. बिकॉज क्योंकि देखें अगर आपके पास करंट ऊपर वाली डायरेक्शन ऑफ करंट हमारे पास अपवर्ड्स है तो हमारे पास जो फ्लो होगा करंट का वो इस तरह होगा. जबकि अगर हमारे पास करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है तो राइट हैंड ग्रुप रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास जो फ्लो ऑफ करंट होगा वो ऐसा होगा जैसे डायग्राम 3 में. बिकॉज अगर आप इसको अगेन राइट हैंड ग्रिप रूल से मैच करें तो करंट की डायरेक्शन आपके उसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी कर्ल ऑफ फिंगर्स को फॉलो करेगी. इसका मतलब 1 और 3 तो करेक्ट है लेकिन 2 इनकरेक्ट है. बिकॉज 2 में ये दोनों फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग है. इसकी वजह से 1 and 3 आर करेक्ट. सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन बी. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question 37. Which law identifies the positive and the negative particles in an atom? That's very simple. Positive particles हमारे पास प्रोटॉन्स होते हैं, नेगेटिव पार्टिकल्स हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो ये तो बहुत सिंपल है. हमारे पास जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे एक ही है, दैट इज ऑप्शन ए. पॉजिटिव पार्टिकल्स प्रोटॉन एंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स. Question 38. The nuclide notation of a certain isotope of element Q is Q. The nucleon number here is R and the proton number is Z. What is the total number of protons, neutrons and electrons in a neutral atom of this isotope? Now, अब देखें हमें उसने बता दिया कि ये जो हमारे पास आइसोटोप है दिस इज़ अ न्यूट्रल एटम. न्यूट्रल एटम का मतलब ये है कि इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है हमारे पास, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता इस वक्त इस आइसोटोप के ऊपर, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होंगे वो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होंगे. अब नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कितने होंगे? तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जो हैं ये बराबर होते हैं हमारे प्रोटॉन नंबर के. यहाँ पे जो हमारा प्रोटॉन नंबर है दैट इज़ जी. इसका मतलब हमारे पास जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स है यहाँ पे दैट आर ऑल्सो जी विच इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज़ जी. तो दो वैल्यूज़ तो हमारे पास आ गई, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स तो हमने निकाल दिए. नाउ वी नीड द न्यूट्रॉन्स. अब न्यूक्लियन नंबर दैट इज़ आर
is equals to protons, that is z, प्लस द न्यूट्रॉन्स. ओके, तो न्यूट्रॉन्स अब किस तरह आ जाएंगे, हम z को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे. सो दिस इज r माइनस z इज इक्वल्स टू न्यूट्रॉन्स. ये मैंने कैसे निकाले, यूजिंग द फार्मूला. लेट मी स्टेट द फार्मूला फॉर यू. सो द फार्मूला इज न्यूक्लियॉन नंबर इज इक्वल्स टू प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स. सही है. न्यूक्लियॉन नंबर मेरे पास यहाँ पे r था, प्रोटॉन्स मैंने अभी निकालते दैट आर z, एंड इलेक्ट्रॉन्स भी z थे. सो अब मैं इन तीनों को ऐड करूँगा. सबसे पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दैट इज z प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज z प्लस r माइनस z. सो दिस बिकम्स 2z एंड प्लस r माइनस z. तो मेरे पास 2z माइनस z इज इक्वल्स टू, आई एम ओनली लेफ्ट विथ 1z and then that is plus r. So this is my final answer. या यहाँ पे एक और तरीका भी है कि आप डायरेक्टली इस z को इस z से कैंसिल कर दें. So I am only left with again z plus r. So this is my final answer. So the option C is my final and correct answer. Question 39. Which list shows the planets in order of increasing distance from the sun? तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है. इसमें वो हमसे सिंपली प्लानिटरी अलाइनमेंट के बारे में पूछ रहा है, जिसको आप एक चीट कोड के जरिए भी याद रख सकते हैं. दैट इज़ माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स. तो दैट इज़ मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून. दिस इज़ द प्लानिटरी अलाइनमेंट जो आपको याद होनी चाहिए. तो दैट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन. द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन सी. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ द लास्ट वन फ्रॉम दिस पेपर. दैट इज़ क्वेश्चन 40. Question 40. A student spills ink on the page in a textbook that defines redshift. The ink covers the three important words 1, 2 and 3. Redshift is 1 observed in the 2 of the electromagnetic radiation emitted from the three stars and galaxies. Okay. अब हमें पता है redshift क्या है. Redshift बेसिकली ये है कि हमारे पास जो यूनिवर्स है दैट इज़ इंक्रीजिंग, दैट इज़ एक्सपेंडिंग, स्टार्स और गैलेक्सीज दूर जा रहे हैं, और हमें जो अब दिस इज़ एन इंक्रीज इन द ऑब्जर्व वेवलेंथ, क्योंकि हमारे पास अब जो कलर्स हैं दे आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स द रेड पार्ट विच इज़ द मोस्ट हाइस्ट वेवलेंथ पार्ट. ओके, तो ये हमारे पास होगा रेड शिफ्ट इज़ एन इंक्रीज्ड इन द ऑब्जर्व्ड वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम द रिसीडिंग स्टार्स एंड गैलेक्सीज. रिसीडिंग का क्या मतलब होता है, मूविंग अवे, मूविंग फर्दर. और अप्रोचिंग नहीं होगा, क्योंकि अप्रोचिंग का मतलब होता है दे आर मूविंग क्लोजर. रिसीडिंग मूविंग फार और मूविंग अवे. सो रिसीडिंग इज द करेक्ट वन फॉर ऑप्शन 3. एंड ऑप्शन 2 में जैसे मैंने बताया इट इज़ एन इंक्रीज इन द ऑब्जर्व वेवलेंथ, नॉट द फ्रीक्वेंसी. अगर यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी यूज़ करना होता सो दैट वुड हैव बीन डिक्रीज इन द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी. डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी तो है, बट यहाँ पे उसके साथ हमें अप्रोचिंग का ऑप्शन दिया हुआ है विच इज़ रॉन्ग, विच इज़ वाई ऑप्शन बी इज़ रॉन्ग एंड ऑप्शन ए इज़ ऑल्सो रॉन्ग. एंड रेडशिफ्ट इज़ एन इंक्रीज इन एन ऑब्जर्व वेवलेंथ. सो ये सिर्फ एक सिंपल रेडशिफ्ट के डेफिनेशन को या रेडशिफ्ट के कॉन्सेप्ट को इन्वॉल्व कराता है क्वेश्चन, नथिंग डिफिकल्ट. सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन C. Redshift is an increase in wavelength in the observed wavelength of electromagnetic radiation emitted from receding stars and galaxies. So this was our paper. और I hope आप लोग को इसमें सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे. And if you enjoyed the video, please like it, subscribe the channel, and stay so that you click the bell icon so that you stay tuned for next of the videos. Thank you so much. Allah Hafiz.